कि नूपुर शर्मा और भारतीय जनता पार्टी पे यूएपीए का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि हमारे फ्रेंडली कंट्रीज से हमारे रिलेशन खराब करके इंडिया की इकोनॉमी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसकी साजिश है। चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमारी इकोनॉमी की कॉस्ट पे मदद करना चाहते हैं। यह है कॉन्स्पिरेसी आरएसएस और बीजेपी की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील जनाब महमूद पराचा। नुपुर शर्मा के खिलाफ बीजेपी ने एक्शन लिया है, बीजेपी ने उसको हटा दिया है। नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ भी बीजेपी ने एक्शन लिया है। इन दोनों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और उसी के बाद लगातार एहतजाज हो रहा था, इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही थी। कई जगहों पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई, 10 थानों में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं किया। इस बीच मामला सऊदी अरब और अरब मीडिया में पहुंच गया और अरब में लगातार टॉप ट्रेंड रहा, हैशटैग ट्रेंड करता रहा नंबर 1 इल्ला रसूलुल्लाह या मोदी के हम। मोदी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। और या मोदी करके उन्होंने सीधे सीधे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातब किया। वहां के कई सारे सुपरमार्केट ने इंडियन बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना शुरू कर दिया। वहां की एम्बेसी, वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारतीय राजदूत को अपने यहाँ बुला करके जवाब तलब करना और एतराज जताना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारत सरकार यानी भारत की जो बीजेपी हुकूमत है, बीजेपी जो पार्टी है, उसने एक्शन लिया, उसको अपने यहाँ से हटा दिया। और पार्टी की तरफ से जवाब दिया गया कि ये हुकूमत का मामला नहीं बल्कि एक जाती मामला था जिसके खिलाफ एक्शन लिया गया है। इस पूरे मामले पर महमूद पराचा साहब से बातचीत करेंगे कि आखिर बाहर जब प्रोटेस्ट हुआ तो उस पर बीजेपी ने एक्शन लिया, कार्रवाई की, लेकिन मुल्क के अंदर पिछले एक हफ्ता से लगातार एतराज हो रहा था, एहतजाज हो रहा था। फिर क्यों इस पर तवज्जो नहीं दी गई, क्या वजह है? महमूद पराचा साहब, आखिर क्या वजह है कि बाहर जब हंगामा हुआ तो सरकार ने तवज्जो दी, जब मुल्क में एतराज हो रहा था तो कोई तवज्जो नहीं दी गई? देखिए, इसे हम सब अम्बेडकरवादियों का, मैं इसको बहुत बड़ा फेलियर मानता हूं जी कि आज जो है, जो ये मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन, आरएसएस के लोग, पाकिस्तान की एजेंसीज, वहां की एस्टेब्लिशमेंट और चाइनीज जो एजेंसीज हैं, उनके साथ मिलके देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं, करप्शन की बुनियाद पे पैसा लूट के ले जा रहे हैं और चाइना को यहाँ की लूट का अपना फायदा। आरएसएस के खास तौर पे मनुवादी गुजराती बिजनेसमैन चाइना की ज्यादातर सरकारी कंपनियों में डायरेक्टर्स हैं। तो ये लोग चाइना और पाकिस्तान के गेम प्लान को, भारत की इकोनॉमी को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं मुसलसल। ये बात मैं लगातार कह रहा हूं। कल आरएसएस और बीजेपी की जो इस तरह के अनासिर हैं, उसमें एक बड़ी कामयाबी का दिल था, मतलब पिछले 2-3 दिन से। और जो हम अम्बेडकरवादी हैं, उनकी एक बड़ी नाकामी का दिन था कि मुस्लिम कंट्रीज ने भारत के लिए इतनी बड़ी नाराजगी का इजहार किया और प्रोटेस्ट वहां शुरू हो गए। यही पाकिस्तान और चाइना चाहता है, क्योंकि चाइना भारत को कमजोर कैसे करेगा? यहाँ की जनता जो है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, बावजूद इसके कि सरकारें हमारी बेईमानी बहुत ज्यादा करती हैं, इतने ज्यादा मजबूत हैं कि चाइना को हम टक्कर दे लेंगे फिर भी। तो उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए चाइना और पाकिस्तान एक बड़ी साजिश कर रहे हैं। और उसका सबसे आसान तरीका यह है कि मुसलमानों के साथ नहीं, मजहब इस्लाम के साथ ऐसी ऐसी बातें करो कि मजबूरन, अब देखिए ओआईसी में भी 57 के करीब कंट्रीज हैं। 57 कंट्रीज ये ऐसी कंट्रीज हैं जिससे भारत की इकोनॉमी का, मैं समझता हूं, मेजॉरिटी हिस्सा जो है इससे सस्टेन करता है। पेट्रोलियम हम कहां से इंपोर्ट करते हैं? इन्हीं कंट्रीज से मैक्सिमम। पहले नंबर का पेट्रोल, पहले 3 नंबर की कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, इराक, ईरान, जहां से हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं। तो पेट्रोल इंपोर्ट में जो हमें बेटर कंडीशंस मिल रही हैं आज, उसको खराब करने की साजिश है। ये आरएसएस की साजिश है, जिसको समझना चाहिए। ये चाइना की साजिश है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। पहला नुकसान ये। उसके बाद हमारे कितने सारे जो एनआरआईज हैं, इन कंट्रीज में काम करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पे इंडियंस जो हैं वो वहां की लोकल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। उससे भी हमारी इकोनॉमी को कितना फायदा हो रहा है, हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो रोजगार ये आरएसएस और मनुवादी सरकारें जो हैं वो
छीन कर लोगों का ये अपने 5-10 जो इनके जेब के कैपिटलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके हवाले कर रही है। ये दूसरा बड़ा नुकसान। तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि जो हमारा ट्रेड है, जो हम यहाँ से चीजें बना के, हमारे जो कारीगर हैं या दूसरी चीजें हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं इन 59 कंट्रीज में, वो एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाने का काम। अब ये एक्सपोर्ट नहीं होगा तो कहां से लोग जाएंगे? कहां से एक्सपोर्ट होगा? चाइना से। और सीपेक एक ट्रेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है चाइना के जिंगजाओ प्रोविंस से लेकर और यहां ग्वादर तक, वो किस लिए बन रहा है कि चाइना के प्रोडक्ट जो है अभी घूम के आना पड़ता है उन्हें, तो उनको फाइनेंशियल वायबिलिटी यानी कि जो महंगा हो जाता है उनका समुद्र के रास्ते आने से, वो सीपेक के जरिए सीधा चाइना के जितने प्रोडक्ट हैं, वहां की इंडस्ट्रीज जो आज फेल हो रही हैं इंडिया की वजह से, उसको कामयाब बनाने की साजिश है। तो उन 57 मुल्कों को इन्होंने खिलाफ करना है, चाइना और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि आज आरएसएस चाइना और पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कामयाब हो गई। इन्होंने इतनी जुल्म और ज्यादती कर दी, और जब तक कामयाब नहीं हुए वो कंट्रीज भी और वहां की आवाम भी इतना बड़ा रिएक्शन नहीं दे रही थी। कब दिया? जब खुद बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स टीवी पे आके ये बदतमीजी की बातें करने लगे, तब। नहीं तो ये हो रहा था, वो लोग भी नहीं कर पा रहे थे हम लोगों की वजह से, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो ये दिखा रहे थे कि हम संवैधानिक तरीके से इन लोगों को रोक लेंगे, हम मनुवादियों को देश का संविधान नहीं तोड़ने देंगे। तो हम लोगों की जो सारी मेहनत थी, इन्होंने डायरेक्ट अपने ऑफिस बेयरर से, अपने स्पोक्स पर्सन से जाके बुलवाई, ताकि पूरी दुनिया में ये मैसेज चला गया कि गवर्नमेंट ऑफिशियली ये काम कर। अब उसके बाद भी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई है। देखिए कितनी साजिश के कितने सबूत हैं। ये आरएसएस और बीजेपी वाले देश के साथ क्या नुकसान कर रहे हैं, मैं गिनवाता हूं आपको। अभी आज एक टेलीग्राफ, एक अखबार है, उसमें एक खबर छपी है, उसमें से पढ़ के बता रहा हूं कि फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ, ये नूपुर शर्मा ऑफ इंडिया, एक जो आरएसएस की मैगजीन है, उसको इंटरव्यू में क्या कह रही है, सुनिए। ये टेलीग्राफ में छपा हुआ है आज। Former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis ji called and said, "Don't worry, beta. We are with you. We are all here with you." She told OP India, media organization seen as pro-government. ये OP India मेरे भी पीछे पड़ी हुई है। हर अम्बेडकरवादी जो ईमानदार अम्बेडकर आबादी है, उसके पीछे ये पड़ी होती है। तो इसने ये आज छापा है। अब उसके आगे क्या छापा है टेलीग्राफ ने, वो भी पढ़ लीजिए। She claimed, ये नूपुर शर्मा claimed, the senior leadership of BJP was with her. So, ये भी उसका quote unquote है. So, the senior leadership, be it Prime Minister's office, the Honorable Home Minister's office, be it Party President's office, they are all rallying behind me, she said. मतलब ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मेरे साथ हैं, होम मिनिस्टर मेरे साथ है, पार्टी प्रेसिडेंट मेरे साथ है, और वो मेरे पीछे, सब मेरे पीछे मजबूती से खड़े हैं, मेरी जिंदाबाद कर रहे हैं। मजबूत है अच्छी तरह से। तो ये, अब इस बात को ना प्रधानमंत्री के ऑफिस ने मना किया अब तक। मैं ये समझ सकता हूं ना कि ये झूठा क्लेम है। अगर ये झूठा क्लेम होता तो प्रधानमंत्री का ऑफिस, जब इतनी बड़ी हमें एम्बैरेसमेंट इंटरनेशनल लेवल पे फेस करनी पड़ रही है, तो प्रधानमंत्री का ऑफिस इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता, नहीं ये झूठ बोल रही है। होम मिनिस्टर का ऑफिस ही कॉन्ट्रडिक्ट करता, नहीं ये झूठ बोल रही है। और बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसको काउंटर करते, देवेंद्र फडणवीस इसको काउंटर करते, किसी ने नहीं किया। तो ये साजिश जो है, क्या नजर आ रहा है कि हाईएस्ट लेवल से, जैसे मैंने पहले भी बताया है, हाईएस्ट लेवल से हुई है। नूपुर शर्मा से ये बुलवाया गया, नवीन जिंदल से ये बुलवाया गया। उनके दूसरे ऑफिस बेयरर भी कमोबेश इस तरह की बातें लगातार करते रहे, लेकिन अब जब हद कर दी, रसूलुल्लाह के बारे में डायरेक्ट बीजेपी के ऑफिस बेयरर से कहलवाया, तब जाके रिएक्शन हुआ है, जिसको हम रोकने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। अब जो भारत के एनआरआईज हैं वो परेशानी में आएंगे, पूरा मुल्क बदनाम हो गया ना। करने वाले कौन है? ये मनुवादी मानसिकता के मुश्किल से मुश्किल, अगर इनकी पूरी जमात भी, और हालांकि इनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भले ही मनुवादी हो मानसिकता से, लेकिन करप्ट नहीं है,
हो सकता है ऐसे भी बहुत सारे लोग हों। तो 92.5% जनता जो है वो मनुवादियों के खिलाफ है, वो अंबेडकरवादी है, वो संविधानवादी है। ये 7.5% लोग ही तो हैं टोटल जो पूरे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। पूरे मुल्क का अब क्या होगा अंजाम इसका? वहां भी जो लोग जज्बात में आके अगर इंडियंस पे कल हमला करना शुरू किया वहां पे, तो हमला किस पे होगा? हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के भाइयों पे वहां पे हमला होगा। ये मनुवादी तो मुट्ठी भर है, वहां भी जाके शर फैलवा रहे हैं। तो ये है जो साजिश जो हमें समझनी चाहिए। हमारे NRIs को अनसेफ कर दिया इन 57 कंट्रीज में सबने। किसने? चाइना और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए। अब वो बेचारे वहां से नौकरियां छोड़ के यहाँ आएंगे तो यहाँ एक तो वो जो इनकम कमा के लाते हैं वो कम होगी और यहाँ नौकरियों पे और दबाव पड़ेगा। कितनी बड़ी साजिश है, और हम इसको सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ साजिश समझते हैं। ये है असली वजह। जब तक हम इस चीज को इस तरह हाईलाइट नहीं करेंगे, और देखिए साजिश का हिस्सा मैं बताता हूं कैसे। पहले हर जगह, चाहे वो ज्ञान व्यापी मस्जिद हो, वहां पे एक मनुवादी मानसिकता के लॉयर मिश्रा ने सारा शर झूठ की बुनियाद पे क्रिएट कराया। उस मिश्रा के खिलाफ हमारी किसी तंजीम ने, किसी भी वो इंसान ने आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। यह है मुलव्विज होना। गलती तो मिश्रा की थी ना। मिश्रा के खिलाफ कोई, उसको क्या हुआ? सिर्फ हटा दिया, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? उसका तो मकसद हल हो गया ना जितना बड़ा। अब इसके बाद प्रोटेस्ट तो होंगे ही। प्रोटेस्ट पे ये लोग, जैसे अभी रसूलुल्लाह के लिए ये नाज़ेब बातें कही गई, तो उस पर प्रोटेस्ट तो होंगे ही पीसफुल। मैं खुद कह रहा हूँ पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए। हर चीज के लिए जो करप्शन हो रही है देश में, देश के खिलाफ ये काम कर रहे हैं RSS और मनुवादी, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होनी चाहिए। अब प्रोटेस्ट होगी तो ये इनके गुंडे तैयार बैठे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स और इनके टेररिस्ट जो आतंकवादी असली हैं, वो जाके उनके ऊपर हमला करते हैं और फिर नैरेटिव क्या तैयार करते हैं? जो बेस्ट नैरेटिव जो हमारे सो कॉल्ड जो मनुवादी मीडिया में, क्रिमिनल मीडिया में जो सो कॉल्ड चेहरे बैठे हैं न्यूट्रल, वो भी क्या नैरेटिव बनाते हैं कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। असलियत क्या है कि इन लोगों ने हमला किया, खुद माहौल बनाया, हमला किया। दिल्ली के फसादात में भी यही हुआ। दिल्ली में हमले किए कपिल मिश्रा ने पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में हमले किए RSS और बीजेपी वाले लोगों ने। वो तो इतने सब्र तहम्मुल वाली हमारी ख्वातीन थी नहीं, उन्होंने बिल्कुल सब चीजें चुपचाप झेली। किसानों के ऊपर इन्होंने जाके हमले किए। भाई कानून तो सरकार लाई थी ना, खराब कानून, किसानों के खिलाफ कानून, खुद तो उन्होंने रीजन क्रिएट किया, फिर पीसफुल प्रोटेस्ट हुए तो उस पर हमले जाके किए पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ में। ये इनका नैरेटिव है। कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी नहीं होती है। पत्थरबाजी ये हमले करते हैं जाके। सामने वाला क्या करेगा? जब उसके घरों में घुस के लूट मार करने आएंगे ये गुंडे टेररिस्ट, तो अपनी हिफाजत नहीं करेंगे। तो ये नैरेटिव ठीक करने की जरूरत है। ये मनुवादी मानसिकता के लोग देश के दुश्मन है। पाकिस्तान और चाइना की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ मिलकर देश को खोखला कर रहे हैं। ये बुनियादी हकीकत है। इसीलिए मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं और कोई वजह नहीं। तो आप इस पूरे मामले के लिए किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? बीजेपी को या बीजेपी की पॉलिसी को? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहना यह है, जो इतना सारा हंगामा हो रहा है अरब देशों में, कि पार्टी की एक फर्द का जाती मामला था, हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया है, उसको हटा दिया है। एक्शन तो ये होना चाहिए ना जो मैं बता रहा हूं आपको। इसकी इन्वेस्टिगेशन NIA को करनी चाहिए पहले तो, जो मैंने साजिश बताई है आपको। तो इस पूरे साजिश के तनाजुर में हाँ, अब नूपुर शर्मा के खिलाफ ये हल्के मुकदमे लगा दिए। अब नूपुर शर्मा की तो ज्यादातर मुझे नजर भी नहीं आ रही गलती, और उससे तो कहलवाया हुई है दिल्ली में। मैं बात नहीं समझ रहा। ये मुकदमा है UAPA का, ये मुकदमा है देशद्रोह का, और इसको बना दिया जाएगा कि उसने एक अपशब्द कहे, बस कुछ लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की। ये तो सच्चाई नहीं है। जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन होता है वो डिसिप्लिन्ड आदमी होता है। वो वही बोलता है जो उसको रोज उनकी ब्रीफिंग्स में बताया जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है। और नूपुर शर्मा तो बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आई है वो। तो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी है, उनकी जबान स्लिप नहीं होती है, कभी स्लिप नहीं हो सकती। और उसके बाद उन्होंने ये बताया भी है कि प्रधानमंत्री का ऑफिस, होम मिनिस्टर का ऑफिस और मेरे पार्टी प्रेसिडेंट मेरे साथ खड़े हैं पूरी ताकत से। तो वो झूठ तो नहीं बोल रही होंगी ना।
तो मतलब जानबूझकर उसने किया है, उसके पीछे पार्टी का एजेंडा था, उससे करवाया गया है, अगर उस करवाया तरफ गया है। बोले। वो नूपुर शर्मा एक डिसिप्लिन पार्टी सोल्जर है। वो हम्म। कभी भी अपनी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगी जो उनकी पार्टी की लाइन नहीं होगी। और मैं जाती तौर पे भी उन्हें जानता हूं, बहुत ही समझदार अकलमंद इंसान हैं। उनकी जबान स्लिप नहीं होगी, मैं उन्हें जानता हूं जाती तौर पे भी। तो अच्छा उनसे ये महमूद कहलवाया पराचा गया साहब, पार्टी की लाइन की। तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज की होनी चाहिए कि ये जो 57 मुल्कों को खिलाफ किया है इस बात से, वो पाकिस्तान और चाइना को उसका फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, बताइए आप। भारत से इतने अच्छे संबंध हैं इन 57 लोगों के, मैंने बताया कि हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है उन पे। उस इकोनॉमी को हमसे छीन के, जो हम फायदे ले रहे हैं इन कंट्रीज से, हमसे छीन के चाइना को और पाकिस्तान को पहुंचाने। अब यहाँ के एनआरआई, जो इंडिया के एनआरआई हैं इन 57 कंट्रियों में से, अगर निकाले जाते हैं तो पाकिस्तान के लोग जाएंगे ना वहां पे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, चाइना के लोग जाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये है साजिश जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एनआईए को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। ये एक टेररिस्ट एक्ट है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं होगी, जब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी, तो हमें सबको फेलियर यहाँ पे हमारा सबका इसलिए कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करते इस चीज के लिए, जो आज मैं फिर बता रहा हूं कि नूपुर शर्मा और भारतीय जनता पार्टी पे यूएपीए का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि हमारे फ्रेंडली कंट्रीज से हमारे रिलेशन खराब करके इंडिया की इकोनॉमी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उसकी साजिश है। चाइना और पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमारी इकोनॉमी की कॉस्ट पे मदद करना चाहते हैं। यह है कॉन्स्पिरेसी आरएसएस और बीजेपी की। इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए। अरब मुल्कों में इतना ज्यादा एहतजाज हो रहा है, यहाँ के एम्बेसडर को बुला करके वहां की मिनिस्ट्री में एतराज जताया जा रहा है, स्टेटमेंट इशू किया जा रहा है, इसका क्या असर पड़ सकता है? और कुछ देखिए, जो मैंने तो आज तक कभी भी मुखातिब नहीं किया है अपने एनआरआई भाई बहनों को, आज तक मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, आज पहली बार करना चाहता हूं क्योंकि मुल्क की बात आ गई है। क्योंकि हम अपनी लड़ाई, अम्बेडकरवादी अपनी लड़ाई लड़ने में काबिल हैं अपने संविधान और कानून के जरिए, हमें बाहर की मदद नहीं चाहिए। लेकिन आज इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि मैं अपने सभी एनआरआई भाइयों से, खासतौर पे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी से, भाई बहनों से यह गुजारिश कर रहा हूं कि अपना टाइम अब वो इस बात पे सर्व करें, वहां के मकामी लोगों को, वहां की गवर्नमेंट्स को समझाने में कि भारत का मतलब है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज और महिलाएं। 92%, 92.5% हम लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज और महिलाएं, ये 92.5% होते हैं। ये जो 7.5% बाकी लोग बचे हुए हैं, ये ज्यादातर इनमें से जो मनुवादी मानसिकता के इनमें से, और वो ज्यादातर होते ही हैं, वो लुटेरे हैं, वो चोर हैं, वो बदमाश हैं, वो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो इन सब लोगों को शूद्र, अति शूद्र मानते हैं, अवर्ण मानते हैं, और वो ये उनकी मानसिकता ये है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। और यही मानसिकता, और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये अपने फायदे के लिए मुल्क को बेच सकते हैं, अपने फायदे के लिए अपने परिवार को बेच सकते हैं, अपने फायदे के लिए अपनी स्पोक्स पर्सन को कुर्बान कर सकते हैं, कश्मीरी पंडितों को कुर्बान कर सकते हैं अपनी राजनीतिक फायदे के लिए। ये इस जहनियत के लोग हैं। इनमें भी कुछ अच्छे होते हैं लेकिन वो कम होते हैं। तो भारत जो असली है वो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज हैं, महिलाएं हैं, ये सब लोग ज्यादातर 99.9% शरीफ होते हैं। भारत ये है। तो भारत को इन लोगों की हरकतों से ना तोला जाए, ना नापा जाए। और अगर शरारत कर रहे होंगे बाहर भी जाके, तो यही मनुवादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में एक गुप्ता जी ने जाके वहां की पूरी इकोनॉमी खराब की और पूरे देश का नाम, भारत का बदनाम किया। वहां भी इंडियंस के खिलाफ, और इंडियंस जो वहां पे सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, उनके खिलाफ भी हिंसा हुई थी इन एक गुजराती फैमिली, एक ये गुप्ता फैमिली की वजह से, जो कि यूपी के सहारनपुर से आती है। तो यह मनुवादी मानसिकता के लोग, तो उसमें फर्क समझाना अवामी मकाम को जरूरी, जो मकामी अवाम है उसको जरूरी है, वहां की गवर्नमेंट को समझाना जरूरी है सबको कि भारत ये है, अंबेडकरवादी है भारत, भारत संविधानवादी है, मनुस्मृतिवादी नहीं है भारत, मनुवादी नहीं है भारत। तो इन लोगों के जो गुनाह हैं वो हमारे बाकी भारतीयों के सर ना थोपे जाएं। ये डिस्टिंक्शन मैं सभी अपने एनआरआई भाई बहनों से गुजारिश कर रहा हूं आपके जरिए। इसके लिए जबरदस्त कैंपेन करना चाहिए। अब मैं खुद भी करूंगा,
ताकि हमारी फ्रेंडली कंट्रीज से, जो हमारी दोस्त मुल्क है, उनसे हमारी नाराजगी ना हो, हमारे से नाराज ना हो। ये जो बेईमान लोग हैं उनके साथ जो भी करें, वहां का कानून है, जो भी उसके हिसाब से कार्रवाई करें, लेकिन आम भारतीयों के साथ वो अपने आप दिल शिकनी या नाराजगी ना करें। भारत ऐसा देश नहीं है। जी, तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे एडवोकेट महमूद पराचा, जिन्होंने पूरे मुद्दे पर तफसील से बातचीत की और खासतौर पर इनका कहना है कि एक पूरी साजिश है चाइना के साथ मिलकर के भारत को कमजोर करने की, और नुपुर शर्मा महज एक चेहरा है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। और खासतौर पर जो महमूद पराचा साहब ने जिक्र किया कि नुपुर शर्मा ने जैसा कि दावा किया कि हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सपोर्ट है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का सपोर्ट है और भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े लीडरों का हमें सपोर्ट हासिल है, वैसा उसने दावा किया है। और अब तक उसके इस दावे के बाद, उसके उस इंटरव्यू के बाद उस पर एतराज नहीं जताया गया है, उसको रिजेक्ट नहीं किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। आगे का होगा कमेंट सेक्शन में हम आप अपनी राय जरूर लिखिए, हम आपको बताएंगे भी। इस वक्त सूरत हाल नुपुर शर्मा के मामले में यही है कि बीजेपी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है, उस पर यूएपीए लगाने की मांग हो रही है। कांग्रेस ने भी यूएपीए लगाने की मांग की है और इसके अलावा अरब देशों में लगातार भारत के खिलाफ एक तरह से माहौल बन गया है और इसकी वजह से भी लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी की गलतियों की सजा भारत को क्यों दी जाएगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया महमूद पराचा साहब, फिर दोबारा मुलाकात होगी। आपने टाइम दिया, इसके लिए भी बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में